एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 5 में एक प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं उत्प्रेरण की प्रक्रिया। ठीक है, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिसिस। क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। ठीक है, तो ये उत्प्रेरण क्या होता है ना, ये किसका कार्य करते, कैसे ये सब होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो दोस्तों, ये उत्प्रेरण है ना, उत्प्रेरण समझने से पहले हमें पहले इसके मुखिया को समझना पड़ेगा कि इसका मुखिया कौन है। ठीक है, क्योंकि जो उत्प्रेरण है ना वो तो बना है किसी से, है ना। अब वो किससे बना है उसको समझो। तो दोस्तों, जो उत्प्रेरण है ये उत्प्रेरक से बना है। किससे बना है? उत्प्रेरक से। ठीक है, अब ये उत्प्रेरक क्या चीज होती है उसको समझ लो, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैटालिसिस, नो कैटालिस, कैटालिस, है ना। और उत्प्रेरण को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस, है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम? कैटालिस। ठीक है, तो ये क्या चीज है उसको समझो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसके खोजकर्ता कौन है और इसने किसने इनकी खोज की और कब की। ठीक है, तो दोस्तों, जो उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक की खोज की थी सन 1835 में। ठीक है, 1835 में की थी। और ये एक बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वर्जीलियस, है ना। ये बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इस उत्प्रेरक की खोज की थी। ठीक है, तो आपको समझ में आया उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? सन 1835 में हुई थी और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब ये समझो कि ये उत्प्रेरक है क्या। ठीक है, तो दोस्तों, जो उत्प्रेरक है वो एक, जैसे बाइक में या फिर ट्रैक्टर्स में या बसेस में जो गियर होता है ना, ये उसी प्रकार का गियर है। जैसे गियर डालती हैं तो गाड़ी बढ़ जाती है, गियर कम कर देती है तो गाड़ी घट जाती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो घट जाती है। तो उसी प्रकार का जो उत्प्रेरक है ना, एक वो गियर होता है। ठीक है, क्या होता है? गियर। अब वो कैसा गियर होता है उसको समझो। ये अभिक्रियाओं का गियर होता है। किसका? अभिक्रियाओं का। ठीक है, तो जो उत्प्रेरक होता है दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ होता है। एक क्या पदार्थ होता है? क्या होता है? पदार्थ। और एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया होती है ना, उस अभिक्रिया की जो दर है ना, उस दर को बढ़ा सकता है। क्या बोला मैंने? उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या फिर उस अभिक्रिया की दर को घटा सकता है। ठीक है, क्या है? क्या बोला मैंने? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या फिर किसी अभिक्रिया की दर को घटा सकता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ठीक है, और जो बढ़ाने की और जो घटाने की जो प्रक्रिया होती है पूरी, मतलब किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, किसी अभिक्रिया की दर को घटा दिया। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण किससे बना? उत्प्रेरक से। किससे बना? उत्प्रेरक से। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम में आप कैसे लिखोगे उसको समझ लो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इसकी खोज सन 1835 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये आप लिख लोगे। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दोगे और क्या लिखोगे? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या अभिक्रिया की दर को घटा सकता है, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहेगा। खुद क्या करेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे जो बसेस वगैरह होती हैं, उनका जो गियर होता है ना, वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और घटा देता है, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देता है और घटा देता है। क्या वो परिवर्तित होता है? नहीं ना। तो उसी प्रकार से। ठीक है, लेकिन खुद कैसा रहेगा? अपरिवर्तित होगा रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे। एवं इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। ठीक है, एवं इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरण कहेंगे। ये आपको अपनी कॉपी में राइट कर लेना। ठीक है, अब ये कैसे अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है घटाता है उसको समझो। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमने देखा है कि जो अमोनिया है, क्या? अमोनिया अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में मिला दें, यदि नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन में मिला दें तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। ये अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें इसके दो अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे तो अमोनिया गैस, सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है।
क्या होती है, स्लो, वो तेज नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है कि इनको मिलाया और तुरंत बन गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन यदि इसी अभिक्रिया को मैं आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देता हूँ, ये आयरन उत्प्रेरक है, इस आयरन की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराता हूँ, तो ये अभिक्रिया है ना बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है, फिर इसको संपन्न होने में समय नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो ये संपन्न नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आयरन आ गया तो ये जल्दी से संपन्न हो गई। मतलब इसका ये है कि जो आयरन है इसने अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर दिया, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर दिया, इसलिए तो ये स्पीडली कम हो गई है ना। तो इसी प्रकार ऐसे जो उत्प्रेरक है ना बहुत सारे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं ना। तो इन सबको हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन अब पूरा आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। दोस्तों, जो उत्प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा होता है स्व-उत्प्रेरक और चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, सबसे पहले इनको एक एक लाइन में समझ लो। ठीक है, अब धनात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, एक लाइन में समझाया, इसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। ठीक है, और स्व-उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया चलती है तभी उत्पन्न होता हो और फिर अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्या बोला मैंने, अभिक्रिया जब चल रही होती है उस समय ही ये उत्पन्न होता है और उसके बाद में अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्व-उत्प्रेरक। अब ये कैसे होता है उसको मैं उदाहरण के सब द्वारा समझाऊंगा। और प्रेरित उत्प्रेरक, तो प्रेरित उत्प्रेरक ऐसा होता है जब कोई एक अभिक्रिया, क्या, जब कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरणा का काम करे, उत्प्रेरित करे, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो एक एक करके हम उदाहरण से समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, चलो इसको समझो। तो क्या होता है दोस्तों, जो धनात्मक उत्प्रेरक है सबसे तो पहले हमें इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो परिभाषा हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो जाएगी, ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, एवं इस प्रक्रिया को, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। क्या, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, आपको याद रखना है, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये लिख लोगे, इसके बाद आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जाम्पल समझो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस को मिला दिया जाए तो ये अमोनिया प्राप्त हो जाती है, ये अमोनिया प्राप्त हो जाती है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दी जाए, है ना, ये प्रक्रिया आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दी जाए तो ये जो है ना अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम किसने किया, Fe ने किया। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम किसने किया, Fe ने किया। और Fe क्या है, एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ अब क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक। लेकिन कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, आपको समझ में आया, ये अभिक्रिया है, कोई दिक्कत है। चलो, ये हमारा इसका पहला एग्जाम्पल हुआ। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा है अक्सर दोस्तों, जो वनस्पति तेल होता है मार्केट में, जो घी अवेलेबल होता है वो वनस्पति तेल से बनता है। किससे बनता है, वनस्पति तेल से। तो वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो वनस्पति तेल होता है, जैसे मान के चलो ये वनस्पति तेल है। ठीक है, इस वनस्पति तेल से हमें घी बनाना है तो इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाता है वनस्पति घी। क्या प्राप्त हो जाता है, वनस्पति घी, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया द्वारा जो मार्केट में अवेलेबल घी है वो इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है ना।
चाहे तो आप खुद घर से प्रैक्टिकल करके इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अरे ये कैसे होगा। ठीक है, ठीक। तो ये बनता है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो जो ये प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये प्रक्रिया निकिल की उपस्थिति में करा दी जाती है। किसकी उपस्थिति में? इस निकिल की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब ये निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी जाती है, मतलब इसमें कुछ निकिल डाल दिया जाता है, तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है। फिर इस अभिक्रिया को संपन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब ऐसे इसको रख देंगे तो हो सकता है 1-2 दिन का समय लग जाए, है ना। लेकिन अगर हम इसमें निकिल डाल देंगे तो ये अभिक्रिया 1-2 घंटे में ही संपन्न हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर निकिल ने क्या किया? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम किया ना। तो यहाँ पर जो निकिल है वो क्या होगा? उत्प्रेरक। और कौन सा उत्प्रेरक होगा? धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, आपको समझ में आया? ये हमारा हुआ धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। दूसरा है हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखोगे, तो परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, उन पदार्थों को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, एवं इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कौन सी प्रक्रिया? जो किसी जिसके कारण जो अभिक्रिया की दर है ना वो घट जाती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ये आप परिभाषा लिख लोगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप ये समझो, जैसे मान के चलो, ये पता है आपको H2O2, ये क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या चीज है उसको समझो। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये कान की दवा होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा कभी कान मिस्टेक करता है, तो डॉक्टर हमें कान में यही डालता है, H2O2 डालता है, तो जिससे हमारे जो कान में धूल वगैरह ये होती है सब गायब हो जाती है, सब बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? कान की दवा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जब भी धूल के संपर्क में आ जाए, या फिर इसको गर्म कर दो, या फिर इसको लंबे समय तक रखा रहने दो, तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो जल में, किसमें? जल में और O2 में टूट जाती है। जल में और O2 में टूट जाती है। तो ये जल हुआ और ये O2 हुआ। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे तो इसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब गर्म कर दिया जाए या हवा में छोड़ दिया जाए तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाती है, मतलब H2O में और O2 में विभक्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या है, अगर हम इसी प्रक्रिया को इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड में थोड़ा सा फास्फोरिक अम्ल डाल दें, H3PO4 डाल दें, थोड़ा सा फास्फोरिक अम्ल डाल दें, तो जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया फिर रुक जाएगी। या फिर ऐसा नहीं होगा कि हमने इसको रखा या धूल के संपर्क में आया तो तुरंत ये इसमें अपघटन होगा, फिर ये ऐसा नहीं होगा। ये प्रक्रिया मंद पड़ जाएगी, ये प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। अब ये स्लो किसके कारण हुई? किस पदार्थ के कारण हुई? ये फास्फोरिक अम्ल के कारण हुई। किसके कारण? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो फास्फोरिक अम्ल है, इसने क्या किया? अभिक्रिया की दर को घटाने का काम किया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, आपको समझ में आया? इसी प्रकार से ऐसे पदार्थ बहुत से होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। ठीक है, अब इसके जैसे साधारण एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने देखा है गर्मियों में हम दूध रख देते हैं हमारे घर में, तो वो 2 या 4 घंटे में लगभग दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका दही बन जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम उसी दूध में कुछ सोडा डाल दें, क्या डाल दें? सोडा, जो खाने का सोडा होता है, उस खाने के सोडे को उस दूध में डाल दें और उसको उबाल के रख दें, तो क्या होगा दोस्तों? वही दूध जो 4 घंटे में जम रहा था, दही बन रहा था, वही फिर 8 घंटे चलेगा। 8 घंटे के बाद भी वो दही में परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर को घटा दिया ना, किसने घटा दिया अभिक्रिया की दर को? सोडा ने। तो यहाँ पर जो सोडा हुआ ना, वो हमारा क्या हुआ? ऋणात्मक उत्प्रेरक हुआ। उसी प्रकार
हमने देखा है यदि दूध में एल्ब्यूमिन मतलब जो अंडे का जो सफेदी भाग होता है उस सफेदी भाग को डाल दें दूध में, तब भी उसकी जो क्षमता है ना वो घट जाती है, उसकी दर है ना वो घट जाती है। तो वहां पर ये किसका कार्य करेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पहला इसका एग्जाम्पल हो गया, ये आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं स्व उत्प्रेरक। ठीक है, ये क्या चीज है उसको देखो। तो पहले दोस्तों एक एग्जांपल बताना चाहता हूं धनात्मक उत्प्रेरक का। जैसे दोस्तों हमने देखा है कि दूध लगभग 3-4 घंटे में जम जाता है, गर्मियों के सीजन में 3 या 4 घंटे में जम जाता है। यदि इस दूध को हमें जल्दी से जमाना है या उसका दही बनाना है तो उस दूध में हम नींबू डाल देंगे। दूध में हम क्या नींबू निचोड़ देते हैं तो ये दूध है ना तुरंत दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आप ये बताइए जो नींबू है, यहाँ पर जो नींबू है किसका कार्य कर रहा है, बोलो किसका कार्य कर रहा है। तो किसका कार्य कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक है ना, क्योंकि उसने अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया ना। वो 4 घंटे में जो अभिक्रिया हो रही थी उसको उसने 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ी ना, तो वहां पर जो नींबू है किसका कार्य करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक का। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्व उत्प्रेरक। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप समझो। तो स्व उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं स्व उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न हो रही होगी तभी उत्पन्न होंगे और उसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। तो उसे अब क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक। एक बार और सुनो, क्या स्व उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं और फिर उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से इसकी परिभाषा को लिख लेना। ठीक है, चलो अब आप इसका उदाहरण समझो दोस्तों। तो उदाहरण दोस्तों क्या है इसका, जैसे ये एथिल एसीटेट है C2H5COO ठीक है, ये एथिल एसीटेट है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, इस एथिल एसीटेट, आपको ध्यान रखना ये एथिल एसीटेट है और ये इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं इनको बनाना मैं सिखा दूंगा जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब यदि नहीं बनता अभी से तो आप थोड़ा सा याद रख लो कि ये होता है एथिल एसीटेट। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एथिल एसीटेट। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब इस एथिल एसीटेट में हम जल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, जल। तो जैसे ही हम इसमें जल मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा कैसे, देखो यहाँ पर जो जल है, जल का अपघटन किस में होता है, H+ में और OH- में। आपको याद रखना है जल का अपघटन कैसे होता है, H+ और OH- में। तो क्या होगा दोस्तों, जो H+ है इसके साथ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C2H5COO और ये H। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5COOH। ठीक है, और जो OH- है वो मिल जाएगा इसके साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, C2H5 और ये होगा OH। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हुआ है एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और ये हमें प्राप्त हुआ एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये है एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, इस अभिक्रिया में पहले कौन बनता है, ये बनता है, पहले कौन बनता है, ये एसिटिक अम्ल बनता है। और जब एसिटिक अम्ल बनता है, जैसे ही एसिटिक अम्ल बना तो ये अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है, फिर इसको संपन्न होने में समय नहीं लगता। ठीक है, तो ये किसके कारण तुरंत संपन्न हुई, बोलो, पहले एसिटिक अम्ल बना इसके कारण तुरंत संपन्न हुई ना। तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल है अभिक्रिया के दौरान बना, अभिक्रिया जब चालू हो गई थी तब बना, बिल्कुल बना, और फिर इसने क्या किया, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम कर दिया, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम कर दिया। तो यहाँ पर जो C2H5COOH है ना, ये स्व उत्प्रेरक होगा। क्या होगा, स्व उत्प्रेरक। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पर ये अभिक्रिया चल रही थी, यहाँ पर इस अभिक्रिया में सबसे पहले कौन बना, C2H5
COOH। ठीक है, अब ये बना तो अभिक्रिया फिर ये तीव्र वेग से संपन्न हो गई। अब तीव्र वेग से संपन्न हो गई तो तुरंत में फिर ये बन गया C2H5OH। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ ना, इसके कारण हुआ ना। तो यहाँ पर जो C2H5COOH है ना, ये स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? स्व उत्प्रेरक का। ठीक है, आपको समझ में आया। इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ते हैं। तो अगला टाइप है हमारा प्रेरित उत्प्रेरक। क्या? प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये प्रेरित उत्प्रेरक को समझो क्या है। तो प्रेरित तो हमें नाम से ही आ रहा है, जो प्रेरणा देने का काम हो, जिसमें प्रेरणा दी जाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, अब प्रेरणा कौन देता है, कैसे देता है? तो दोस्तों क्या होता है, इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें से एक अभिक्रिया प्रेरणा देती है और उसी के अनुसार दूसरी अभिक्रिया चलती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक अभिक्रिया जब दूसरी अभिक्रिया के जैसी हो तो जो पहली अभिक्रिया होगी उस पहली अभिक्रिया को हम बोलेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। कैसे, उसको समझो। पहले तो इसकी परिभाषा आप समझो क्या होगा। जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य करती है, क्या? उत्प्रेरण का कार्य करती है, तो इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझो जैसे। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। क्या है ये? सोडियम सल्फाइड है ना, सोडियम सल्फाइड। ये सल्फेट नहीं है, ये सल्फाइड है। ठीक है, जब इस सोडियम सल्फाइड की हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के आधे अणु से क्रिया कराते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये इसकी हम अब ऑक्सीजन के आधे अणु से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा? केवल O बचेगा ना। क्या बचेगा? O। लेकिन मैं यहाँ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ कि ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? O। तो ये O है ना, यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हमें अंत में प्राप्त हो जाएगा Na2SO4 जो होगा क्या? सोडियम सल्फेट। ठीक है, आपको याद रखना ये सोडियम सल्फेट है और ये सोडियम सल्फाइड है, आपको याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब इसने इससे क्रिया की तो इसने ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया और ये बन गया। तो उसी प्रकार अगर इस टाइप का कोई दूसरा यौगिक आ जाए, और जैसे मान के चलते हैं ये दूसरा यौगिक आ ही गया और जो है हमारा Na2ASO3। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बीच में A फंसा दिया। ठीक है, अब इसका नाम सोडियम सल्फाइड ही है, बस A अलग से मैंने फंसा दिया आपको। ठीक है, बता दिया बताने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने हटा कर दिया। तो इसमें यदि हम इसकी भी ऑक्सीजन के आधे अणु से क्रिया कराएं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का अणु है वो भी यहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में यहाँ जुड़ा था। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये भी यहाँ पर जुड़ेगा। तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? Na2ASO4। तो इसमें दोस्तों हमें ये बताओ, ये जो अभिक्रिया है बिल्कुल इस टाइप से संपन्न हुई जैसे ये संपन्न हो रही, जैसे इसने आपने ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ा उसी प्रकार तो इसने जोड़ा ना। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसके लिए प्रेरणा का काम कर रही है। ठीक है, तो जो ये अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रेरित अभिक्रिया। कौन सी? प्रेरित उत्प्रेरण, है ना, प्रेरित उत्प्रेरक, है ना। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रेरित उत्प्रेरण, है ना। तो आपको समझ में आया कि प्रेरित उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, और अपने अब लॉजिक लगाइएगा घर में, है ना, कि और कितने एग्जाम्पल बन सकते हैं, कहाँ से एग्जाम्पल बन सकते हैं, वो मुझे सभी बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बताते नहीं है कि आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा है या फिर कोई सुधार करना है, तो ये आप बताया करो। ठीक है, तो उसमें आपका भी फायदा रहेगा। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम जा रही हो, है ना, तो उसमें आपका फायदा रहेगा। मैं उसको सॉल्यूशन निकालूंगा कि और किस टाइप से आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इस वीडियो में। तो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।